मित्रों, बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है। और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो न अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और न अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। और उसके बाद अब उन्होंने, कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। अशोक गहलोत जी की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2% पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने। और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया। देखिए, बहुत साफ दिखाई पड़ता है जहां तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके, चाहे हर घर शौचालय की योजना से लेके, मुद्रा योजना और स्टार्टअप से लेके वर्तमान समय में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया में होने वाला नी जर्क रिएक्शन नहीं है तेजस्वी जी, जो आप खिसियाहट, बौखलाहट में, जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं खप्तुल हवास होकर बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इससे पहले भी याद दिलाना चाहता हूं, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी तो हमारी गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकारों ने, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने
जो महिलाओं के कल्याण की योजनाएं की, आपको याद हो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू तभी पड़ा था जब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अर्थात महिला उत्थान के लिए एनडीए की सोच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और निरंतर सोच है। इट इज अ मेथोडिकल, कंसिस्टेंट एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। जबकि उनकी तरफ से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कई बार जो राजद के लोग बोलते हैं उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव ये था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे। अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। बहुत साफ बात है, जो लोग आज तक अपने शासनकाल में, देखिए राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। कोई भी व्यक्ति सहज भाव से समझ सकता है कि आप सिर्फ मजाक ही नहीं, क्रूर मजाक कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है, ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ पुनः एक बात कहूंगा कि तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन, महागठबंधन के लोगों से बिहार की प्रबुद्ध जनता और भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार को बुद्धू बनाने या बुद्धू समझने का प्रयास न करिए। और जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है, उसके लिए यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी तक महागठबंधन का चेहरा जितना बदरंग नजर आ रहा है, अब उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया अपने पहले चरण को पूर्ण कर चुकी है, यानी पहले चरण का तो नामांकन वगैरह सब पूर्ण हो चुका, उसके बाद भी ये कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है
कि ना तो इसमें कोई यथार्थ है ना सामंजस्य है। अगर विवशता में ये कोई कवर अप करना चाहें, जिसे होता है ना कि ढकने का प्रयास करें, तो सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा कि अब जो स्थिति हो चुकी है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। नहीं नहीं, वो फाइट में कितना फ्रेंडली है और कितना यू कैन मतलब आप ये कह सकते हैं कितना डेट्रीमेंटली है, ये आने वाले समय में पता लगे। और देखिए, अशोक गहलोत जी तो भारत के इतिहास के अद्भुत नेता हैं। आप याद करिए, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो उससे पहले नाम चल रहा था अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। और फिर मजे की बात यह, भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विचार हो रहा हो वो बागी हो गया हो। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की बागी खेमे में हो गए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के अखिलेश जी को चुना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने से लेके अशोक गहलोत जी को चुना है। गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने की जो महारत उनमें है, मुझे लगता है शायद अध्यक्ष पद तो उनको नहीं दिया, और कुर्सी न छोड़ के उसको बचा के रखने की जो महारत उनके अंदर है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने उनको वहां भेजा है। इसके लिए महागठबंधन के दलों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कट्टरपंथी सोच का तुष्टीकरण जो इंडी गठबंधन के दलों ने किया, अब समाज का हर वर्ग उसे समझता जा रहा है। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, आपने कहा कि अभी जो पहले चरण में सीटों में जो जितनी सीटें अनाउंस हुई उसमें नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूछिए कि लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, 542 में जरा 120 उम्मीदवार बता दें 20% के हिसाब से। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, इंडी गठबंधन की। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र था। 24 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन एक मुस्लिम नहीं दिया था, नॉट इवन ए सिंगल। इसीलिए कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न गनेरे। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं बना पाए हैं, तो जनता का विश्वास क्या बना पाएंगे। मुझे लगता है यह देश की जनता और प्रदेश की जनता भली बातें समझ सकती। दूसरी बात, जन स्वराज पार्टी जो नए ख्वाब और ख्याल दिखाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने उसको भुगत कर यह संकेत दिया है कि आज के समय में प्रयोग धर्मी राजनीति के लिए भारत की इस उभरती हुई परिस्थितियों में और जटिल परिस्थितियों में कोई गुंजाइश नहीं है। एनी न्यू एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कैन बी डेट्रीमेंटल, यह साबित हो चुका है। तो मुझे लगता है, और वैसे मैं एक और बात लोगों को याद दिला दूं, ये जो नए प्रयोग और आंदोलन के नाम पर जो सरकारें आने का प्रयास करती हैं, अक्सर उनके परिणाम बहुत प्रतिकूल होते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी जब आए थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए, बोफोर्स के घोटाले के विरुद्ध आंदोलन करके आए थे, और भ्रष्टाचार के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि आज उसी के आरोप में चुनाव लड़ने में अयोग्य हैं। तो यह सब प्रमाण साबित है कि इस प्रकार, और अभी आपने देखा अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने क्या क्या कमाल किया है, शीश महल से लेके और एक एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने में। तो बिहार की जनता को बहुत समझदारी के साथ समझना चाहिए कि इस समय किसी नए प्रयोग की गुंजाइश या उसको थोड़े से भी विचार करने की गुंजाइश नहीं है। और जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए, मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा हमारा विश्वास।
देखिए, जब हमारी सरकार आई 2005 में तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, अब 3,17,000 करोड़ है। हम जो करते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से विचार करके करते हैं, और इसीलिए आज तक भाजपा की सरकारों ने जो जो कहा वो करके दिया है। और ये भी बात समझ लीजिए, जिनको पता है कि हमें आना ही नहीं है तो कुछ भी बोल दो। गुजरात में भी एक आम आदमी पार्टी ने जाके उनके वायदों को देखिए, शायद गुजरात के बजट से 2 गुना से अधिक से कर दिया था। तो देखिए, महागठबंधन को और तेजस्वी यादव जी को, राहुल जी को पता है कि बिहार का निष्कर्ष क्या होना है। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेंगी, तो बोलते रहो। और ढपोर शंख की कहानी हम सबने सुनी होगी, जिसका कार्य है बोल देना, होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब ही नहीं। अरे बिहार की बात करें ना जी, इस विषय के संदर्भ में देखिए, हम समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर, समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान देकर राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे दल समाज के सभी वर्गों में घमासान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लालू प्रसाद यादव जी का एक पुराना डायलॉग याद करिए। ये तो वो पार्टी है जिसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो चुनाव लड़ने से महरूम है अदालती आदेश से, उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग हुआ करता था, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। अरे भाई, जिस पार्टी का आदर्श वाक्य ये रहा हो, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, उन्होंने इसके दलदल में पहुंचाया है। और इसीलिए, और उसमें भी कोई जातवाद से उनका मतलब नहीं है। आज बताइए, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी, इसमें जाति कहां है? सिर्फ परिवार है। परिवार की गणना होती रहे पूरी, और फिर कहो जात की गणना है बहुत जरूरी। परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्णन और जनता को जातिवाद का चूरन।